नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 22 दिसंबर 2024 यानी आरओ के री एग्जाम के लिए हम लोगों ने अपने टेलीग्राम ग्रुप में एक आरओ का फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके भीतर पहले हफ्ते के टारगेट्स के रूप में पॉलिटी यानी भारतीय संविधान और राजव्यवस्था विषय से इसकी शुरुआत की गई है, जिनमें आपको डेली बेसिस पर इस विषय के तमाम सारे टारगेट्स को अचीव करना है। ऐसे में अभ्यर्थियों के समक्ष सबसे पहली समस्या ये आती है कि जो बचा हुआ समय है उसको देखते हुए और आरओ में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी प्रकृति को समझते हुए कौन सी ऐसी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक हो सकती है, कौन सा ऐसा स्रोत हो सकता है जिसको वो फॉलो कर सकते हैं। इससे संबंधित आज का ये पूरा वीडियो होने जा रहा है और मैं आपसे अभी के लिए इतना ही कह सकता हूं कि ये वीडियो पूरा का पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी बात यहां पर जो की जा रही है वो पर्याप्त तथ्यों को आधार बनाते हुए कही जा रही है। देखिए, सबसे पहले जब हम कोई सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है उस विषय की महत्ता को समझना। और यहां पर जो पॉलिटी विषय है वो दरअसल जहां प्रीलिम्स की 2023 वाली परीक्षा में जो अभी हाल ही में आपने दी उसमें ये 10 नंबर का यह पूछा गया, तो वहीं इससे पहले प्रीलिम्स में ये कभी 6 नंबर, कभी 9 नंबर, कभी 7, कभी 8, कभी 5, यानी एक ओवरऑल एवरेज देखें तो 7 से 8 नंबर प्रीलिम्स में इस विषय से पूछे जाते हैं। तो वहीं मुख्य परीक्षा में कभी 9, 6, 5, 10, 4 इस प्रकार से पूछे गए हैं। यानी एवरेज की बात करें तो मेंस की परीक्षा में लगभग 6 से 7 अंक का यह विषय पूछा जाता है। यानी प्रीलिम्स में 7 से 8 नंबर और मेंस में 6 से 7 नंबर। इस लिहाज से आपको प्रथम दृष्टया लग सकता है कि यह विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको मैं ये बता दूं एक कंक्लूडिंग रिमार्क के रूप में कि इस विषय की महत्ता आप इससे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा विषय है जिसमें आपको 100% स्कोर करने का ट्राई करना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी महत्ता यही है, कारण कि यहां पर जो आपके प्रतिद्वंदी होते हैं वो इस विषय को लेकर पारंगत होते हैं। इसमें अमूमन ज्यादातर लोगों के अच्छे खासे नंबर ही आते हैं। इसमें 70 to 80% नंबर लाना कोई मुश्किल नहीं होता है। इस वजह से ये एक ऐसा विषय है जिसमें आपको डिफेंसिव होकर खेलना है, आपको कहीं से भी एक भी नंबर नहीं कटने के बारे में सोचना है। लेकिन आता ये केवल 7-8 नंबर का ही है, तो क्या इसके लिए भारी भरकम पुस्तकों को अध्ययन करने की आवश्यकता है? तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका नेचर यानी स्वभाव किस प्रकार का रहता है। इसको समझने के क्रम में 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली तो ये कि यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक तो रिपीटेड नेचर के बहुत होते हैं। यानी आपको जितने प्रश्न पूछे जाएंगे, मान लीजिए अगर 10 प्रश्न पूछे गए तो उस 10 में से कम यहां पर 8 से 9 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आपके रिपीटेड नेचर के होते हैं। और रिपीटेड नेचर यानी कि ये पहले की किसी परीक्षा में कहीं किसी आयोग द्वारा पूछे जा चुके हैं। और इससे हमारा एक निष्कर्ष ये निकलता है कि भाई यहां पर एक बुक घटना चक्र की पूर्वावलोकन वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये हमारा सबसे पहला निष्कर्ष यहां से निकलता है। ऐसे अभी 3-4 निष्कर्ष हम लोग आगे और निकालेंगे। तो यहां पर घटना चक्र वाली बुक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, कारण कि यहां पर रिपीटेड नेचर के क्वेश्चन यानी दोहराव जो है क्वेश्चंस का बार बार होता है। परंतु इसमें जब हम प्रश्नों को एनालाइज करते हैं तो उसमें दूसरा एक निष्कर्ष निकल के ये आता है कि जरूरी नहीं है कि सारे ही प्रश्न ऐसे पूछे जाएं। कभी कभी प्रश्न जो है वो घटना चक्र की पूर्वावलोकन के बाहर के भी आ जाते हैं, यानी ऐसे नए प्रश्न भी आ जाते हैं जो कि नहीं पूछे गए। जो लोग भी इसका दावा करते हैं कि सारे प्रश्न पूर्वावलोकन से आते हैं वे तथ्यों के आधार पर गलत हैं। कारण इस पर मैंने आज दिन भर में 5 से 6 घंटे बिताए हैं और जो प्रश्न आपके पूर्वावलोकन जैसी पुस्तक में नहीं है, कठिन है, उनकी यदि बात करें तो आपका एक प्रश्न पूछा गया भारत सरकार का कानूनी नाम अनुच्छेद 300 से संबंधित 2021 की मुख्य परीक्षा में, वो प्रश्न हो, या अनुच्छेद 253 से संबंधित हो, या 94, 95, 96वां संविधान संशोधन हो, ये आपका 2016 की मुख्य परीक्षा में पूछा गया। उसी प्रकार से 243 घ वाला प्रश्न हो, या 58वां संशोधन हो जो 2016 की निरस्त परीक्षा में पूछा गया। ऐसे करके कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो कि आपके पूर्वावलोकन में नहीं मिलते हैं। लेकिन इससे हमें यह समझ में आती है कि पूर्वावलोकन की अपनी महत्ता तो है, पर ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन हमें इसी से मिल जाएंगे। तो आदर्श रूप में हमें स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना चाहिए। कारण यह कि यहां पर कुछ प्रश्न ऐसे मिल सकते हैं जो कि आपके इस पूर्वावलोकन से ना हो। परंतु यह है जो दूसरा निष्कर्ष हमारा निकल के आ रहा है वो ये है कि ऐसे प्रश्नों की संख्या देखी जाए तो पिछले जो जितने भी ये वर्ष हैं, लगभग आपके 6 वर्षों का मैंने एनालाइज किया है, और नहीं 2013 का मैं नहीं एनालाइज कर पाया समय कमी की वजह से, लेकिन 5 वर्षों का जब मैंने एनालाइज किया तो ऐसे कुल मिलाकर प्रश्न जो हैं वो 5 ही प्रश्न हैं जो कि आपको घटना चक्र के बाहर से मिलेंगे। और जब मैं घटना चक्र की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं लूसेंट को भी इंक्लूड कर रहा हूं। तो इसके बाहर से जो प्रश्न मिलेंगे वो केवल 4 या 5 हैं।
एग्जैक्टली बोले तो 5 हैं, और इस वजह से केवल 5 प्रश्नों के अध्ययन के लिए अगर हम लोग देखें तो स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना ये लग सकता है कि बहुत ज्यादा भी महत्वपूर्ण नहीं है इस विषय के लिए, इस विषय के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं भी हो सकती है। लेकिन आगे अभी हम लोग और भी कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। पहली बात कि आपको यह समझ लेना है, पहला निष्कर्ष कि घटना चक्र पूर्वावलोकन यहां पर पढ़ना बेहद जरूरी है। दूसरा निष्कर्ष अभी तक की चर्चा में यह आया है कि यहां पर स्टैंडर्ड बुक्स को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहां पर सारे प्रश्न इससे नहीं आते हैं, परंतु ऐसे प्रश्न जो इससे नहीं आते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। तो अगर आप चाहें तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से, यानी जितना समय आप इस स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने में लगाएंगे, वो आप चाहें तो यदि ना भी पढ़ें तो भी आप ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तो केवल 1 मार्क का आपके पेपर में नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपने कोई मोटी ताजी बुक नहीं पढ़ी है। तो इसके आगे की बात आप खुद समझ सकते हैं। तीसरी बात ये आते हैं कि यहां पर बेस्ट बुक्स कौन सी हो सकती हैं, और इसके आगे के निष्कर्ष हम लोग इस आधार पर निकालेंगे। सबसे पहली बुक आपको पता ही है कि ये एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, जो कि इस विषय की बाइबल कही जाती है। पुस्तक बहुत अच्छी है, कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत ही रेलेवेंट कंटेंट है, और अमूमन आप में से ज्यादातर लोग इसे पढ़ते भी होंगे। इस पर मैं केवल यह टिप्पणी करना चाहता हूं कि आप में से ऐसे लोग जो यूपीपीसीएस की परीक्षा भी आरओ के साथ में दे रहे हैं, वे लोग इस बुक को पढ़ें, क्योंकि आरओ की परीक्षा में ये केवल भले ही 7-8 नंबर का पूछा जाता है, परंतु यूपीएसपीसीएस की परीक्षा में ये पूछा जाता है 19 से 20 नंबर का। पॉलिटी विषय वहां पर 19 से 20 नंबर की पूछी जाती है, और इस वजह से पॉलिटी विषय का वेटेज ज्यादा होने की वजह से इस बुक को पढ़ना चाहिए। ये पहला हमारा लक्ष्मीकांत बुक को लेकर रिमार्क हो गया। दूसरा रिमार्क ये है कि आप में से ऐसे लोग जो इसको पहले पढ़ चुके हैं, इसको 1-2 बार पढ़ चुके हैं, वे लोग बचे हुए समय में इसको रिवाइज कर सकते हैं, यानी जो अभी आपको टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो इस बुक से कंप्लीट कर सकते हैं। कारण कि ऑलरेडी जब आपने इसको पढ़ चुके हैं तो फिर इसमें आपको बहुत ज्यादा समस्या नहीं लगेगी, और आप इससे ठीक ठाक स्थिति में होंगे, यानी एक भी प्रश्न इसके बाहर से जाने की संभावना नगण्य है। तो इस वजह से भी आप यदि पढ़ चुके हैं तो फिर आप इसको पढ़ लें, इसी से अपने टारगेट्स कंप्लीट करें। ये दूसरा रिमार्क लक्ष्मीकांत बुक को लेकर के। अगली बुक पर आते हैं, तो वो है परीक्षावाड़ी की बुक। ऐसी बुक मानी जाती है जिससे पीसीएस की परीक्षा में कोई भी इससे बाहर का प्रश्न नहीं आ सकता है, ऐसा माना जाता है, कारण कि इसमें बहुत अधिक तथ्यों की भरमार की गई है, और यही इसका एक ड्रॉबैक भी हो जाता है कि तथ्यों की अधिक भरमार होने के कारण यह पुस्तक कई बार पढ़ने में अरुचिकर हो जाती है, यानी इंटरेस्टिंग बहुत नहीं रह जाती है। हालांकि पॉलिटी विषय की पुस्तक अपने आप में सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होने के नाते बहुत ज्यादा ऐसी बोरिंग पुस्तक नहीं है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर से मेरा यही सजेशन है जो मैंने यहां पर दिया था कि अगर आप यूपीपीसीएस की परीक्षा भी आरओ के साथ में दे रहे हैं तो आप इसे पढ़िए। दूसरी बात कि अगर आप केवल आरओ ही दे रहे हैं लेकिन आपने पहले इस पुस्तक का अध्ययन कर चुके हैं 1-2 बार, तो फिर आप इसी से अपने टारगेट कंप्लीट कीजिए। तीसरी एक पुस्तक आती है, वो है दृष्टि आईएएस की क्विक बुक। ये मेरे पास पुराना संस्करण है, क्योंकि नया वाला संस्करण आपके लिए जो डेली टेस्ट होने हैं उसमें उनके लोगों ने वो ले गए हैं। तो खैर इसमें ये जो बुक है, इसमें आपका जो मैटर दिया हुआ है वो इसके कंपैरिजन में काफी कम है, परीक्षा वाली कंपैरिजन में। साथ ही साथ इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत फ्लुएंटली लिखी गई है, यानी पढ़ने में इसमें आपको आनंद आएगा। बहुत रेलेवेंट बातें ही हैं, बहुत ज्यादा तथ्यों की भरमार नहीं की गई है, और इसके भी बाहर से यूपीपीसीएस की परीक्षा में, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो या प्रारंभिक परीक्षा हो, आरओ की परीक्षा में वो आना लगभग नामुमकिन रहता है। तो आप इस पुस्तक का भी अध्ययन कर सकते हैं यदि इन तीनों बुक्स की बात की जाए। इसके अलावा देखिए, कोई भी यदि कोचिंग के आप नोट्स पढ़ते हैं और वो कोचिंग प्रामाणिक है तो आप फिर उसके नोट्स से ही अध्ययन कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, बशर्ते कि आपने उसका पहले कई बार अध्ययन किया हो, यानी आपको केवल रिवाइज करना हो। अगर नए से ही शुरुआत करनी हो तो फिर मैं ये सलाह देने से बचूंगा। और यहां पर देखिए, तो इन तीनों पुस्तकों की यदि बात की जाए, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो या परीक्षावाड़ी हो या क्विक बुक हो, अब फाइनल कंक्लूजन सुनिएगा, वो ये है कि इन तीनों बुक्स में अगर आपको यूपीपीसीएस की परीक्षा भी देनी है आरओ के साथ में, तो ही इन स्टैंडर्ड बुक्स पर जाइए, वरना ना जाइए। दूसरी बात कि अगर आपको केवल आरओ की परीक्षा देनी है और आपने इन बुक्स को पहले पढ़ रखा है तो ही इन्हें रिवाइज कीजिए, अन्यथा आप चाहे तो इससे बच भी सकते हैं, क्योंकि नई शुरुआत करना इस बचे हुए समय में आपके लिए थोड़ा सा घातक भी सिद्ध हो सकता है। कारण ये कि वहां पर आपको केवल पढ़ना ही नहीं है, बल्कि उसको 2 से 3 बार रिवाइज भी करना है, क्योंकि यदि आप रिवाइज नहीं करेंगे तो उस पढ़ने का वास्तव में कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि आपने अभी तक कोई ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी है और आरओ के लिए आप सीरियस हैं, केवल आरओ के लिए सीरियस हैं, पीसीएस का नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो मैं ये कहूंगा कि आप सबसे पहले आप लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं।
और उसके बाद घटना चक्र की पूर्वावलोकन, इंग्लिश में प्रीव्यू बुक जो आती है उसको पढ़ सकते हैं। परंतु पहले लूसेंट पढ़िएगा, उसके बाद पूर्वावलोकन। उसके साथ ही साथ यदि आप स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ना चाहते हैं तो आप जो भी बुक पढ़ें, चाहे वो क्विक बुक पढ़ें या फिर एम लक्ष्मीकांत पढ़ें या फिर परीक्षा वाणी पढ़ें, इन सबके साथ में पूर्वावलोकन को भी पढ़ना है। इसको छोड़ नहीं देना है। चूंकि आप सोचें कि ये हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड बुक से, इस वजह से इसको छोड़ दें तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपके 90% क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड नेचर के पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि मेरी बातें आप तक पहुंच गई होंगी। वीडियो को समझाने में थोड़ी जटिलता आ रही होगी क्योंकि कुछ ऐसे निष्कर्ष थे यहां पर, लेकिन जो लास्ट में बातें कही गई हैं, यदि आपने ये समझ लिया तो आपको समझ में आ गया होगा। ये बात मैं इस वजह से पूरे प्रामाणिकता के साथ में कह पा रहा हूं कि आप लूसेंट और पूर्वावलोकन से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि मैंने एक एक प्रश्नों का अध्ययन किया है, विश्लेषण किया है, ये समझा है कि आज दिन भर बल्कि मैं यही करता रहा कि जितने भी प्रश्न वो आपके आए हुए हैं इस परीक्षा में, उन सभी में मैंने ये देखा है कि वो पूर्वावलोकन या लूसेंट से हो जा रहे हैं अथवा नहीं हो जा रहे हैं, और ऐसे कितने प्रश्न हैं जो नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों की संख्या पिछले लगभग 12 पेपर में हमें ऐसे प्रश्नों की संख्या वो केवल और केवल 5 मिली है। तो इस वजह से यहां पर आप ये रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि जितनी मोटी ये सब बुक्स हैं उनको पढ़ करके यदि आपको एक ही अंक एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आप इतना रिस्क खेल सकते हैं। ये था पहले दिन के लिए वीडियो, जिससे कि आप ये समझ सकें कि पॉलिटी को आगे कैसे पढ़ना है, और काफी सारे जो डाउट्स आ रहे थे उसका समाधान आपका इस वीडियो में हो चुका होगा। इसके अलावा भी यदि आपके कोई डाउट है तो आप हमें लिख भेजिए। इधर बीच मैंने ये नया काम शुरू किया है कि आपके जो भी डाउट्स हैं उनका मैं खुद से ही रिप्लाई करता हूं, और जो भी आपके जेन्युइन डाउट्स होंगे। उसके साथ ही साथ जो भी लोग अभी तक मेंटोरशिप प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे ये फ्री अवेलेबल है, और इसमें साथ ही साथ बहुत सारे नोट्स भी फ्री में अवेलेबल होते हैं। और यदि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, यानी जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसकी टेस्ट सीरीज चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे कोर्स को विजिट कर सकते हैं, जो कि 199 का है, ऐप में अवेलेबल है। ऐप का नाम है इनफोकस सिविल एकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।